नमस्कार सभी का डे 20 एनसीईआरटी इकोनॉमी लेक्चर 8 में आज जो हमने करना है एक एनसीईआरटी इकोनॉमीज में एक छोटा सा और टॉपिक है कि कंपैरिजन किया गया है अलग अलग देशों में और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है उसके लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडिया और इंडिया के नेबरहुड को कंपैरिजन करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स कुछ टेबल्स बना लिए हैं। जो लोग हमारी एनसीईआरटी जस्ट फॉलो कर रहे हैं उनकी जिसमें भी ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये लेटेस्ट अपडेटेड फिगर्स जिस दिन ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उस दिन की फिगर्स हैं। तो अगर आप देखोगे हमारे पूरे नेबरहुड में जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है? देखो सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन, इसके बाद एनसीईआरटी का एक सेकंड हाफ शुरू होता है। इससे पहले सारा थ्योरी पार्ट था इकोनॉमी का, जो अगला लेक्चर होगा वहां से शुरू होगी, जो थोड़ी प्रैक्टिकल और आपकी टर्मिनोलॉजी बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमी है। इसके बाद वो शुरू होगी। तो ये जीडीपी क्या होती है, जीएनपी, एनएनपी, इनके यूजेस कहाँ है, वो सब कुछ हम पढ़ना शुरू करेंगे अगले लेक्चर से। तो जीडीपी का इन जनरल मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक साल में आपके देश में कितनी गुड्स और सर्विसेज बनी है, कितनी वैल्यू की, कितने सामान की। और पर कैपिटा का मतलब होता है अगर मैं उसी जीडीपी को, हमारे देश में जितना भी पैसे का समान व्यापार हुआ है, उसे डिवाइड कर दूं पॉपुलेशन से, वो बन जाता है कि हर एक इंसान के हिस्से जीडीपी की कितनी कंट्रीब्यूशन आती है, यानी कि हर इंसान के हिस्से में कितना हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। ऑब्वियसली बराबर नहीं होगा, कई लोग अमीर हैं, कई लोग गरीब हैं, वो हर देश में है। पर इस तरीके से हम एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हर पर्सन के हिस्से में कितना पैसा आना चाहिए। तो हमारे पूरे नेबरहुड में पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो मालदीव सबसे अमीर देश है। $23,000 पर कैपिटा इनकम है। ये डेवलप्ड देशों के मुकाबले की इनकम है। ठीक है, श्रीलंका 2022 अर्ली में एक क्राइसिस में चला गया। श्रीलंका की नहीं 16,000 15,000 के करीब थी, ये गिर चुकी है, अब 13,000 पे आ चुकी है और अभी भी गिर रही है। ठीक है, तो ये लगातार और ज्यादा ड्रॉप करती जाएगी क्योंकि श्रीलंका भी क्राइसिस में है। पर वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली इंडिया से काफी बेटर था, वो उसके यही सबूत मिलते हैं क्योंकि पेइंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा बेटर थी। ठीक है, फिर आपके भूटान के अंदर, भूटान देखो जीडीपी जैसे वैसे कंसेप्ट में मानता नहीं है। भूटान एक ऐसा देश है जो पैसे से ज्यादा हैप्पीनेस को, लोग खुश कितने हैं, ये चीजें मेजर करता है। जैसे हमारे पूरे नेबरहुड में बात करूं, देखो हम इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग हैं हमारे पूरे। इसका क्या मतलब है कि जो डिप्रेशन में है लोग, किसी ना किसी चीज का हद से ज्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, कोई भी चीज, इंडिया मैक्सिमम इसमें स्टैंड करता है। इंडिया की इकोनॉमी भी अपने आप में सबसे बड़ी है ओवरऑल। पर वहीं पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग अनहैप्पी भी हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, अनहैप्पी हैं। पर भूटान का मेन मेजरमेंट का क्राइटेरिया ही वहां पे एक चीज है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, वो खुशी को मेजर करते हैं कि देशवासी कितने खुश हैं, रिसोर्सेज से, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी लाइफ से, ये सारी चीजें। इसके बाद बात की जाए, देखो बांग्लादेश आपका बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश की इनकम लगातार राइज पे है। बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल चुका है कमाई में। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में ये 2020 में हो गया था जब हमारे यहाँ पे कोविड अभी चल रहा था। तो बांग्लादेश तब भी तरक्की कर रहा था, हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन आई थी तब। और इसके कारण बांग्लादेश अब हमसे आगे है। ठीक है, और बांग्लादेश की बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है, बल्कि जिनसे वो आजाद हुए थे पाकिस्तान, वो लगातार गिरते जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान भी जल्द ही क्राइसिस में जाने वाला है बहुत बुरी तरीके से, जो प्रोडिक्टेड है। और उसके सबूत यही है कि उसका भी नंबर गिरता जा रहा है। ठीक है, इंडिया, नेपाल भी काफी ज्यादा पॉवर्टी है नेपाल में, इसलिए बहुत सारे लोग नेपाल से इंडिया में अपना लाइवलीहुड के लिए आते हैं। और लास्ट में जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान देखो इतने साल पहले वॉर ऑन टेरर चलती रही है, अमेरिका की करप्ट गवर्नमेंट थी, लोगों को सप्लाईज नहीं मिल पाई, और अब तालिबान का राज है जहाँ पे अब भी सप्लाईज नहीं पूरी हो रही हैं, अब तो बिल्कुल ही दुनिया से कट गए हैं। तो बहुत ज़्यादा गरीबी और इकोनॉमिक
इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते जा रहे हैं। ये एक ना, बस यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, अनोखी चीज। ये ऐसा हमेशा नहीं था अफगानिस्तान। 1960s में देखोगे ना, लेट 60s में, 67 68 के जो सालों में देखोगे ना, सारे इन देशों में अफगानिस्तान नंबर 1 पे फीचर होता था। सबसे प्रोग्रेस, सबसे अमीर, सबसे वेल टू डू देश था वो। जब से टेररिज्म, मिलिटेंसी, ये सब कुछ शुरू हुआ, देश ही बर्बाद हो गया। ठीक है। तो जब तक वहां पे शाह जो थे, उनका राज था, रूलर थे, तो शाह फैमिली का जो रूल था, अच्छा खासा अफगानिस्तान चल रहा था। उसके बाद जो बर्बाद होने शुरू हुए, बस एक बारी गिरते ही गए हैं। एफडीआई की बात करें, देश के अंदर किस देश के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई आती है? देखो, इंडिया इसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा देश है, एफडीआई भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा आती है। बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा एफडीआई आ रही है। बांग्लादेश की तरक्की का राज ये है, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जो हमें उम्मीद थी कि चाइना को छोड़ के एक्चुअली इंडिया में आएंगे, बहुत बहुत सारे बांग्लादेश भी जा रहे हैं, और ट्रेडिशनल देश के अंदर है। तो इस कारण बांग्लादेश के अंदर भी बहुत एफडीआई है। ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान भी फीचर होता है। पाकिस्तान, क्योंकि देखो अपने आप में पाकिस्तान का भी बहुत डायस्पोरा है, पाकिस्तान के भी अच्छे खासे कनेक्शन है, दुनिया में इग्नोर नहीं किया जा सकता उसे। ये हमेशा ही माना जाता है, चाहे वो जितने मर्जी वीक होते जा रहे हैं, इंडिया उन्हें आइसोलेट करने में भी कामयाब हुआ है, पर वो कहीं ना कहीं फिर से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसीलिए फीचर हो जाते हैं, क्योंकि छोटा देश नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंस उसकी कम नहीं होती। देखो, लिटरेसी में बात करूं, पढ़े लिखे लोगों में इंडिया टॉप पे फीचर नहीं होता। देखो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग एक्चुअली श्रीलंका में हैं। ठीक है। सबसे कम ऑब्वियसली वॉर टॉर्न कंट्री, फिर से 38.2% पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी है। ठीक है। अब तो वुमेन को पढ़ने लिखने के राइट्स और ज्यादा कम कर दिए गए हैं, तो आगे नंबर और गिर सकता है। बांग्लादेश 80%, मालदीव 98%। ठीक है। इंडिया की बात करें 77.7%, भूटान 59.5%, ये भी ज़्यादा एजुकेशन रेट नहीं है। पाकिस्तान का भी 58%। देखो, पाकिस्तान एक टाइम पे, जब 1960s में अफगानिस्तान अच्छा कर रहा था, 60s में ही, 60s और इवन 70s में पाकिस्तान बहुत ही लीडिंग कंट्री था। पर जो पाकिस्तान ने रुख अपनाई है कि इंडिया को तबाह करना है, वो किसी और को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो ही जा रहे हैं। उसका साफ सबूत है कि किसी और को बर्बाद करने जाओगे, शायद खुद ही खत्म हो जाओगे। उसका बेस्ट सबूत पाकिस्तानी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन सारे देशों में हाईएस्ट है। मालदीव की अमीर सबसे ज्यादा है, फैसिलिटीज भी इनके पास है। श्रीलंका की भी बहुत रही है, पर ऑब्वियसली अभी ड्रॉप करती जा रही है, रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है। इंडिया की 70 है, जो भूटान के ऑलमोस्ट कंपैरिजन में है, और इवन नेपाल के। पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कभी हमसे ऊपर होती थी, अब ये गिरती जा रही है, क्योंकि वो भी देश में, जैसे आपको बताया, क्राइसिस में जाता जा रहा है। देखो, ये पर हमारे सारे नेबरहुड जो है, ये हमारा कंपटीशन, ये कोई बड़े देश नहीं है साइज में, पॉपुलेशन में, इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है। जो हमारा रियल कंपटीशन हमारे नेबरहुड में है, वो है चाइना के साथ। ठीक है। अब मैं चाइना को कंपेयर करूं, चाइना की पर कैपिटा जीडीपी हमसे ज्यादा बड़ी है। हमारी ऑलमोस्ट 7,000 है, पर उनकी ऑलमोस्ट 17,000 है। ठीक है। जो वर्ल्ड एवरेज से ऑलमोस्ट पास आ चुकी है। उसके बाद जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं, देखो हमारे इंपोर्ट्स भी, मतलब कंपैरेटिवली उनसे इंपोर्ट्स भी कम है, हमारी ज़रूरतें भी अभी इंडस्ट्री की कम है, और हमारे एक्सपोर्ट्स तो उससे भी कम है। ठीक है। और दूसरी यहाँ पे एक और जो इमेज दिखती है, देखो चाइना जो है ना, चाइना की ज्यादातर कमाई एक्सपोर्ट से है, क्योंकि वो भेजते ज्यादा है, बेचते ज्यादा है, वो मंगवाते कम है। हम मंगवा ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। तो हम लगातार अभी भी पैसे गवाते जा रहे हैं। ठीक है। और खासकर जब से वर्ल्ड इन्फ्लेशन शुरू हुई है, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, इसी कारण हमारा रुपी भी लगातार गिरता जा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। ठीक है। क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं दुनिया भर पे, तो हमारे लिए ये बहुत ही फिक्र की चीज हो जाती है जब हमारा रुपी गिरता रहता है, कि क्योंकि हमें मंगवाना ज्यादा है और वो सारी चीजें और ज्यादा महंगी होती है। सीमेंट प्रोडक्शन, देखो ये सीमेंट और स्टील प्रोडक्शन ये क्यों मेजर करते हैं?
ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिखाता है कि आपका देश कितना बना रहा है, एक तरह से वही तो आपके अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होगा। अगर बिलियन टन्स में बात करें, चाइना 2.2 बिलियन टन्स बना रहा है, अभी इंडिया 1 बिलियन टन पे भी नहीं पहुंचा, 0.34 बिलियन टन ही हम बना रहे हैं, तो 1 बिलियन टन भी नहीं हुआ। वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 4.1 है, जो विकसित देश है, ठीक है, उनका कंपैरिजन। और स्टील प्रोडक्शन की बात करूं, चाइना 1 बिलियन टन स्टील बनाता है, ठीक है, इंडिया 0.01, तो हमारे स्टील प्रोडक्शन तो और भी ज्यादा कम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी कारण तुम देखोगे हमें स्टील भी कई बार बाहर से मंगवाना पड़ता होता है, सीमेंट भी हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें भी बाहर से पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी अपनी खुद की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं है अभी तक। लिटरेसी में भी चाइना अपनी 97% पॉपुलेशन को लिटरेट कर चुका है, ठीक है, कंपेयर टू हमारे 77.7, ठीक है। वर्ल्ड एवरेज हमसे थोड़ा सा ऊपर है, 86.5। दुनिया भर में लिटरेसी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी चाइना में हमसे ज़्यादा है, ठीक है, वर्ल्ड एवरेज के हम तब भी पास हैं। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है, ये इंडिया का ज़्यादा है। चाइना में स्मार्टफोन चाहे बनते हैं, पर चाइना के अंदर क्योंकि रेगुलेशंस इतनी ज़्यादा हैं इंटरनेट ये और सारी चीज़ों को लेके, लोग कई बार स्मार्टफोन फिर लेते ही नहीं है। इस कारण चाइना में स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बहुत कम है, यानी कि वहां पे ज्यादातर लोगों के पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है। लेंथ ऑफ रोड्स, रोड्स कितनी बनी हुई हैं पूरे देश में, अगर मैं लाख किलोमीटर के अकॉर्डिंग मेजर करूं, इसमें इंडिया लीड करता है चाइना से। देखो हमारा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, ठीक है, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उनसे बेटर है, हमने ज्यादा सड़कें बनाई है। देखो जो चाइना की अगर ओवरऑल डेवलपमेंट भी देखोगे ना, अगर ये सारा चाइना, चाइना की 90% डेवलपमेंट उसके ईस्ट कोस्ट से बस 200 किलोमीटर अंदर अंदर तक है। इसके बाद का जितना चाइना है ना, ये ज्यादातर खाली पड़ा हुआ है। तो पता नहीं क्यों चाइना को ऑब्सेशन है कि और टेरिटरी ले लें, और टेरिटरी ले लें, हमारे भी यहाँ पे घुसे रहते हैं, ठीक है। बल्कि जितनी अभी उनके पास टेरिटरी है, ज्यादातर आबादी उनकी यही रहती है, ठीक है, उनकी ज्यादातर पॉपुलेशन, और 90% पॉपुलेशन भी यहीं पे रहती है, इसी कारण 90% डेवलपमेंट भी यहीं पे है। बाकी सारे देश में, मतलब ये 200 किलोमीटर में ही सारी 90% पॉपुलेशन है, बाकी सारे चाइना में सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। तो इतना ज्यादा ये फर्क है, ठीक है। रेलवे नेटवर्क की बात करें, देखो रेलवे चाइना में ज्यादा बेटर है, ठीक है, उन्होंने उसके बाद लेविटेटिंग ट्रेन, मैग्नेटिक ट्रेन जो हैं वो भी आपकी बना ली हैं, ठीक है, और हाई स्पीड ट्रेन उनकी बहुत ज्यादा है। अभी हम सेमी हाई स्पीड पे पहुंचे हैं, बुलेट ट्रेन अभी भी फार अवे डिस्टेंस है, अभी भी बनने को टाइम है। जापान के साथ हम मिलके बना तो रहे हैं पहला रूट, और वो अभी पहला रूट ही बन रहा है, ठीक है, तो अभी लंबी जर्नी है। चाइना की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, और इस कारण चाइना इस चीज में हमसे काफी आगे। व्हीकल ओनरशिप की बात करें, देखो चाइना में ज्यादा लोगों के पास व्हीकल्स हैं, ज्यादा व्हीकल्स हैं जनरल भी इंडिया से, और वो ज्यादा प्रीमियम पेइंग कस्टमर्स हैं, इसी कारण ज्यादा कंपनीज भी वहीं पे स्पेंड करती हैं। तो ये छोटा सा आपका बस यहाँ पे पोर्शन था एनसीईआरटी में, हम कोई भी पोर्शन को अनअटेंडेड नहीं छोड़ रहे हैं, सारा कुछ कवर हो रहा है। तो चाहे नोट्स में से पढ़ रहे हो, जिस में से पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, दोनों चीज़ें आपके लेक्चर्स के साथ मार्क्ड हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मटेरियल भी है, साथ साथ पढ़ते रहिएगा। ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू एंड सी।